दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जियोग्राफी से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा होने वाला है। दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन अपने सामने है, कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है या पृथक करती है। तो यहाँ पे दोस्तों ऐसी कौन सी जल संयोजी है जो कि यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है। तो यहाँ पे अपना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यूरोप को अफ्रीका से अलग करने वाली जल संयोजी कौन सी हो जाएगी, जिब्राल्टर जल संधि है जो कि मतलब कि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, डोवर जल संधि जोड़ती है। तो दोस्तों डोवर जो जल संधि है ये किसको जोड़ती है, तो इसमें अपना राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ये जोड़ती है इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से। ठीक है, डोवर जल संधि किसको जोड़ती है दोस्तों, इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय धारा जलधारा कौन सी है। तो विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है, तो इसमें अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यह है दोस्तों गल्फ स्ट्रीम जलधारा। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम जलधारा है जो कि विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों जो धारा है महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में कौन सी धारा नहीं पाई जाती है, तो इसमें अपना राइट आंसर क्या होगा दोस्तों 36 में। तो दोस्तों गल्फ स्ट्रीम इसमें पाई जाती है, ब्राज़ील धारा भी दोस्तों अटलांटिक महासागर में पाई जाती है, कैनरी की धारा भी पाई जाती है, लेकिन जो पेरू धारा है दोस्तों ये अटलांटिक महासागर में नहीं चलती है। ठीक है, पेरू जो जल धारा है दोस्तों ये इसमें नहीं चलती है। तो ऑप्शन नंबर अपना थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति होती है। तो दोस्तों गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति की बात करें तो यहाँ पे अपना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैक्सो की खाड़ी से दोस्तों गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति होती है। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति कहाँ से होती है, मैक्सिको की खाड़ी से उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस धारा को क्रिसमस के बच्चे की धारा भी कहते हैं दोस्तों। तो निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी धारा है जिसको क्रिसमस के बच्चे की धारा भी कहा जाता है। तो यहाँ पे अपना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये है अल नीनो धारा जल धारा। ठीक है, अल नीनो जल धारा है जिसको किस रूप में भी जाना जाता है, क्रिसमस के बच्चे के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, अल नीनो जल धारा जिसको क्रिसमस के बच्चे की धारा के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस जलधारा को हेमबोल्ट की जलधारा के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों हेमबोल्ट की जलधारा के रूप में कौन सी जलधारा को जाना जाता है, तो इसमें अपना राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ये है पेरू की जलधारा। ठीक है, पेरू की जलधारा जिसको हेमबोल्ट के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है। तो विक्टोरिया जलप्रपात की बात करें दोस्तों ये कौन सी नदी से संबंधित है, तो ये नदी है दोस्तों जेम्बेंजी। ठीक है, जेम्बेंजी जो नदी है इसमें दोस्तों विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है। नेक्स्ट देखिए, सागरीय लवणता का स्रोत कौन सा है। तो सागरीय जो लवणता है इसका स्रोत है दोस्तों, तो स्रोत नदियां हैं या भूमि है या पवन है या ज्वालामुखी से निस्तृप्त राख है दोस्तों। तो इसमें अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 41 में, जो नदियां हैं दोस्तों ये जो सागरीय जो लवणता होती है उसका स्रोत होती है। ठीक है, नदियां दोस्तों नमक को बहा के लेके आती है। नेक्स्ट देखिए, प्रवाल प्रवाल भित्तियाँ समुद्री प्रतिरूप है दोस्तों। तो जो प्रवाल भित्तियाँ हैं ये समुद्री प्रतिरूप है, तो किस रूप में दोस्तों समुद्री प्रतिरूप, तो यहाँ पे अपना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 42 में, ये है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की संबंधित है। ठीक है, प्रवाल भित्तियाँ किससे संबंधित है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, महाद्वीप मगन तट का सर्वाधिक विस्तार किस महासागर में पाया जाता है। तो दोस्तों महाद्वीपीय मगन तट सर्वाधिक विस्तार किस महासागर में पाया जाता है। तो यहाँ पे अपना इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, यह है अटलांटिक महासागर जिसमें महाद्वीप मगन तट सर्वाधिक विस्तार में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सुंडा ग्रत स्थित है। तो सुंडा जो ग्रत है दोस्तों, ग्रत में मतलब खड्डा, सुंडा ग्रत कौन से मतलब किस दिशा में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये सुमात्रा के दक्षिण में सुंडा ग्रत स्थित है। ठीक है, सुमात्रा के दक्षिण में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रंश घाटी से होकर बहती है। तो दोस्तों ब्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी की बात करें दोस्तों, इसमें अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइन जो नदी है ये ब्रंश घाटी से होकर बहती है। ठीक है, राइन नदी ब्रंश घाटी से होकर बहती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
यूरोप को कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से भी जानी जाती है? तो यूरोप की यहाँ पे ऐसी कौन सी नदी है जिसको कोयला नदी के रूप में भी जाना जाता है? तो 46 में अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइन नदी है, जिसको कोयला नदी के रूप में भी जाना जाता है। और राइन नदी दोस्तों ऊपर भी अपन ने देखा था, ब्रंस घाटी से होकर भी बहती है राइन नदी। और कोयला नदी भी दोस्तों किसके रूप में जानी जाती है? राइन नदी को दोस्तों कोयला नदी के रूप में भी जाना जाता है, जो कि कहाँ से संबंधित है? यूरोप से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है? तो पद्मा के नाम से दोस्तों बांग्लादेश में कौन सी नदी को जाना जाता है? तो दोस्तों ये है दोस्तों 47 में गंगा जो नदी है, इसको बांग्लादेश में पद्मा के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण दोस्तों ज्वार भाटा आता है? तो किसका गुरुत्वाकर्षण है जिसके कारण दोस्तों ज्वार भाटा आता है? पृथ्वी का चंद्रमा पर, या पृथ्वी का सूर्य पर, या पृथ्वी पर सूर्य का और चंद्रमा का, या चंद्रमा का पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण होता है उसकी वजह से दोस्तों मतलब कि ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे दोस्तों 48 में अपना राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ये है पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसी के कारण दोस्तों ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दैनिक ज्वार भाटा के मध्य जो समान समयांतर होता है दोस्तों, दैनिक जो ज्वार भाटा उत्पन्न होता है इसमें जो समय का अंतर होता है वो समय का अंतर कितना होता है? तो 49 में अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 49 में जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों 24 घंटे और 52 मिनट का अंतर होता है। ठीक है, 24 घंटे और 52 मिनट का अंतर होता है जो दैनिक ज्वार भाटा होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? तो चीन के शोक के रूप में दोस्तों कौन सी नदी को जाना जाता है? तो ये है दोस्तों नदी हांगो। ठीक है, हांगो जो नदी है चीन का शोक कहलाती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ पे अपना इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ये डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। नेक्स्ट है, परित्यक्त डेल्टा का उदाहरण निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो दोस्तों परित्यक्त जो डेल्टा है इसका उदाहरण निम्न में से कौन सी नदी के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो ये नदी दोस्तों हांगो। ठीक है, हांगो नदी जिसको अपन चीन का शोक नदी के रूप में भी जाना जाता है, और ये दोस्तों एक परित्यक्त डेल्टा का उदाहरण भी दिखाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जवारदन मुख का निर्माण करती है दोस्तों? तो ऐसी कौन सी नदी जो कि जवारदन मुख का निर्माण करती है? तो 53 में अपना राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ये नदी है नर्मदा नदी है जो कि जवारदन मुख उत्पन्न करती है। ठीक है, जवारदन मुख उत्पन्न करती है। 53 में अपना राइट आंसर हो जाएगा डी। रेड रिवर या लाल नदी के डेल्टा के क्षेत्र का कौन सा नगर है दोस्तों? तो यहाँ पे दोस्तों रेड रिवर या लाल नदी की बात करें तो इसका डेल्टा क्षेत्र में कौन सा नगर स्थित है? तो इसके डेल्टा का जो क्षेत्र है उसमें कौन सा नगर आता है? सियोल, हैंगकांग, या हुनोई, या बैंकॉक? तो दोस्तों रेड रिवर में जो नगर आता है वो कौन सा नगर हो जाएगा? ये नगर है दोस्तों हुनोई। ठीक है, हुनोई। एक ही तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाले काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है? तो एक ही तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है? तो ये जो काल्पनिक रेखाएं होती है दोस्तों किस रूप में जानी जाती है? आइसोथर्म के रूप में जानी जाती है। ठीक है, एक ही तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? आइसोथर्म कहलाती है। नेक्स्ट देखिए, आइसोहेल रेखाओं द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता है? तो दोस्तों आइसोहेल जो रेखाएं ये क्या प्रदर्शित करती है? आइसोथर्म तो दोस्तों एक ही समान तापमान वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? आइसोथर्म कहलाती है। ठीक है, लेकिन ये आइसोहेल जो रेखाएं हैं ये आइसोहेल रेखाएं क्या चीज़ प्रदर्शित करती है? तो 56 में अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? समान जो धूप होती है, समान धूप को प्रदर्शित करने वाली रेखाएं कौन सी हो जाएगी? आइसोहेल रेखाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं की श्रृंखला क्या कहलाती है? तो एक ही समय में दोस्तों कंपन करने वाले जो स्थान है उनको जोड़ने वाली रेखाओं की श्रृंखला क्या कहलाती है? तो 57 में दोस्तों अपना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आइसोसीमल लाइंस जो है दोस्तों ये मतलब कि एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं की श्रृंखला कहलाती है। ठीक है, आइसोसीमल। ठीक है, सिस्मल जो रेखाएं हैं दोस्तों ये कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा है। नेक्स्ट देखिए, आइसोबार मानचित्र पर उन स्थानों को दर्शाने के लिए खींची गई ये दो रेखाएं जो
एक जैसा तापमान या एक जैसा वायुमंडलीय दाब या एक जैसी ऊंचाई या समान लवणता। तो दोस्तों आइसोबार किससे संबंधित है? तो आइसोबार की बात करें दोस्तों, आइसोबार किससे संबंधित है? ये एक जैसी वायुमंडलीय जो दाब होता है उसको जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? आइसोबार रेखाएं कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आइसोबार एक जैसा वायुमंडल जिसको जोड़ने का कार्य करती है। और यहाँ पे कौन सी थी दोस्तों? आइसोसिस्मल। ठीक है, आइसोसिस्मल जो रेखाएं हैं ये एक साथ कंपन करने वाले स्थान को जोड़ने वाली रेखा है। और इसके ऊपर जो रेखा थी वो कौन सी थी दोस्तों? आइसोहेल रेखा। ये किससे संबंधित है? ये समान धूप से संबंधित है। और ये आइसो जो थर्म रेखा है दोस्तों ये किससे संबंधित है? एक समान ताप वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, समान मेघाच्छन्न को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो दोस्तों समान जो मेघाच्छन्नता है दोस्तों इसको मिलाने वाली रेखा की बात करें तो इसमें अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आइसोनेप रेखा कहलाती है, आइसोनेप रेखा। समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा की बात करें तो 60 में अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये रेखा है दोस्तों आइसोहाइट। आइसोहाइट जो रेखा समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा है। समुद्र के अंदर समान गहराई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो समुद्र के अंदर दोस्तों समान गहराई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो ये रेखा है दोस्तों आइसोबाथ। आइसोबाथ जो रेखा है समुद्र की गहराई को मिलाने वाली समान स्थानों को रेखा है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कौन सा है दोस्तों? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश की बात करें तो 62 में अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये है दोस्तों कजाकिस्तान। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह यूरोपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है? तो ऐसा कौन सा बंदरगाह जिसको यूरोपोर्ट के रूप में भी जाना जाता है? तो ये यूरोपोर्ट के रूप में कौन सा बंदरगाह दोस्तों? रोटरडम। ठीक है, रोटरडम जो मतलब कि बंदरगाह है इसको यूरोपोर्ट के रूप में भी जाना जाता है। 5 सागरों का पतन किसे कहा जाता है? तो 5 सागरों का जो पतन है दोस्तों इसके रूप में किसे जाना जाता है? तो ये है दोस्तों मास्को। मास्को जिसको किस रूप में जाना जाता है? 5 सागरों का पतन भी कहा जाता है। 64 में अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। ओपिसोमीटर का प्रयोग किस कार्य में किया जाता है? तो ओपिसोमीटर की बात करें दोस्तों इसका प्रयोग कौन से क्षेत्र में किया जाता है? दूरी मापन के रूप में ओपिसोमीटर का यूज किया जाता है। सापेक्षिक आर्द्रता के मापन हेतु उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो आर्द्रता के मापन के लिए दोस्तों किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो 66 में अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइग्रोमीटर दोस्तों आर्द्रता मापने का यंत्र है। ठीक है, आकाश के नीलापन का मापन किस भौगोलिक यंत्र के द्वारा किया जाता है? तो आकाश में जो नीलापन है दोस्तों इसके मापन कौन से भौगोलिक यंत्र के द्वारा किया जाता है? तो 67 में अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? साइनोमीटर जो कि नीलापन को मापता है आकाश के अंतर्गत। मोंगिया पतन किस राष्ट्र से संबंधित है? तो मोंगिया पतन की बात करें दोस्तों कौन से राष्ट्र में स्थित है? तो इसमें अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोंगिया पतन से संबंधित है ये बांग्लादेश से। ठीक है, मोंगिया पतन कहाँ से संबंधित है? बांग्लादेश से। कैलोरीमीटर से क्या मापा जाता है? तो कैलोरीमीटर से दोस्तों क्या मापा जाता है? तो इसमें मापा जाता है दोस्तों ऊष्मा की मात्रा। ठीक है, कैलोरीमीटर से क्या मापा जाता है? ऊष्मा की मात्रा मापी जाती है। नेफोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो नेफोमीटर की बात करें दोस्तों इनमें दोस्तों किस चीज़ का मापन करता है? वर्षा की मात्रा को, बादलों की दिशा व गति को, सागरीय लवणता की मात्रा को या प्रवणता की माप को। तो 70 में अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये बादलों की दिशा और गति का मापन करने वाला यंत्र है नेफोमीटर। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो भूमध्य रेखा के बीच में दोस्तों इसके निकट कौन कौन से मतलब कि किस तरीके के वन पाए जाते हैं? पतझड़, घास स्थल, शंकुधारी या उष्णकटिबंधीय वन। तो भूमध्य रेखा की अपन बात करें तो इसके किनारे जो वन पाए जाते हैं वो कौन से पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, पेडंग क्या चीज़ है दोस्तों? तो पेडंग की बात करें दोस्तों पेडंग क्या चीज़ हो जाएगा? दक्षिणी पूर्वी एशियाई उष्णकटिबंधीय घास की जो भूमि है ये पेडंग कहलाता है। ठीक है, दक्षिणी पूर्वी एशियाई जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है ये दोस्तों पेडंग के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, किसी प्राकृतिक प्रदेश में समरूपता होती है? तो दोस्तों किसी प्राकृतिक प्रदेश में क्या किस चीज़ की समरूपता होती है? जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति की, जलवायु और व्यवसाय की, मृदा और जल निकास की या आर्थिक और प्रजातियों की। तो दोस्तों किसी भी प्राकृतिक जो प्रदेश है इसमें समरूपता किसकी पाई जाती है? तो 73 में अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? जलवायु और प्राकृतिक जो वनस्पति है इसकी दोस्तों समानता पाई जाती है। ठीक है,